हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग वाला पोर्शन जो था वो हम अपना कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो मैथमेटिक्स आपके मेनली क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जो आपके पार्ट ए में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मैथ्स से हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, चाहे रीजनिंग हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि आपको मतलब बिल्कुल सॉल्व करना पड़ जाए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉल्व करना। अगर मैथ्स से भी कोई क्वेश्चन आपका आया है तो ऐसा नहीं होगा कि उसको आप बिल्कुल डिटेल में आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, या तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाएगा, मतलब ऑप्शंस देखकर, या फिर आपको सिर्फ एक कोई फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आपको कुछ बेसिक जो मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता हो। अब बेसिक मैथ्स में बहुत कुछ चीज़ आ जाती है, आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर आपके अलजेब्रिक इक्वेशंस आती हैं, या फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके हम शॉर्ट में पहले क्या करते हैं, जितने मेन फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं वो आपको बता देती हूँ। उसके बाद मेनली 2019 के जो क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, चाहे दिसंबर का हो चाहे जून का हो, वो सारे क्वेश्चंस हम आज करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चंस करेंगे 2019 के आज ही हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्या। चलिए देखिए, एप्टीट्यूड जो आपका पोर्शन है बहुत ही वास्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेनली आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो इतने टफ नहीं आते हैं, मतलब अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आप इजीली वहाँ पे कर लेते हो, और कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपको उसमें 5 मिनट, मतलब 5 मिनट भी लगाने पड़े। ठीक है, सेकंड्स वाले क्वेश्चन आएंगे कि अगर आपको पता है, ज़रा सा भी बेसिक नॉलेज है, तो वो सेकंड्स में वो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक मैथ के फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए। वो क्या है कि पेरीमीटर निकालना। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इनके फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, उसमें आपके कुछ पूछ सकता है, ठीक है, कि सर्कल का कैसे आप सर्कमफेरेंस निकालते हो, या एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले एक बार आप देख लेना, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऐसे एल्जेब्रिक इक्वेशंस अगर आपके पास आ जाए तो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर आपको वैसे पता होंगी, नॉर्मल चीज़ें हैं। एक बार जो फॉर्मूले आपको ना पता हो एक बार देख लेना। ठीक है, आगे फर्दर भी दे रखा है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद चलिए फॉर्मूले के बाद अब हम पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं सर्कल से। सर्कल काफ़ी मैंने नोटिस किया है कि सर्कल से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया रेडियस। ठीक है, ये हो गया कॉर्ड। इसके बाद आर्क क्या होता है, आर्क होता है कि मतलब वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये वाला पोर्शन, अगर किसी भी पोर्शन में मतलब सर्कमफेरेंस को अगर हम देखें, ठीक है, ये पोर्शन हो गया आपका आर्क। ठीक है, इसके बाद अगर ये आपके पास आर्क है, ठीक है, इस सेंटर ऑफ द सर्कल से आपने इसको, ये जो एरिया हो गया कंप्लीट एरिया, इस एरिया को आप बोलते हैं क्या, सेक्टर। ठीक है, और ये कॉर्ड है, कॉर्ड से अगर एरिया अगर आप देखें पूरा ये कंप्लीट एरिया, इसको आप कहेंगे सेगमेंट। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, मतलब कि आपका रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, आर्क, कॉर्ड, ये सब आप किसको किसको कहते हैं। ठीक है, अब मेनली क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आपके आते हैं प्रॉपर्टीज से, तो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको सर्कल्स की। एक एक करके प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले। अच्छा, एक और चीज़ थी टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट आपका होगा जो किसी एक पॉइंट से, सिर्फ एक पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे टच करता हुआ जाए। ठीक है, मतलब जैसे इस तरीके से एक पॉइंट से टच हो रहा है, इसको आप कहेंगे कि टेंजेंट है। ठीक है, ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजी होगी। चलिए, पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि अगर आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल से ये इसका सेंटर हो गया, और आपने कोई कॉर्ड बना रखा है, ये कॉर्ड है। ठीक, अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें इस कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, तो हमेशा ही ये एक तो 90 डिग्री होगा, दूसरा ये इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे डायरेक्ट लाइन परपेंडिकुलर डालते हैं, तो एक तो ये परपेंडिकुलर है और ये इसको
हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में, मतलब इतना पोर्शन इक्वल टू, अगर इसको मैं लिख दूँ ए बी सी तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, एक तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई सर्किल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सर्कल है आपका, ठीक है, और टेंजेंट बताया था मैंने आपको, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये जो टेंजेंट होगा सिर्फ एक मतलब पॉइंट से ही टच होता है, ये ढंग से बन नहीं रहा है, मतलब सिर्फ एक जगह से ये टच होगा इस सर्कल को। तो ये जो कांटेक्ट है, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस कांटेक्ट वाले पॉइंट पे तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट आप कह सकते हो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आए हुए मैं आपको बताऊंगी, पहले एक बार देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसा आया है। ठीक है, अभी तक सब समझ में आ रहा है, क्लियर। थर्ड क्या हो जाता है प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये मैं कोई आर्क ले लेती हूँ, ठीक है, ए है, ये बी पॉइंट है। अगर यहाँ से आप कोई भी एंगल बनाओ, ठीक है, कोई भी आप एंगल बना दिया इस तरीके से जो कि इस पॉइंट से टच हो रहा हो और इस पॉइंट से टच हो रहा हो, ठीक है, इसके बाद कोई भी ये भी एंगल बना दिया इस तरीके से, तो हमेशा ही मतलब एक आर्क, ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट से अगर आप कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ क्या है, देखो सर्कल तो पता है, ठीक है, सर्कल को अगर हाफ हाफ कट कर दो तो वो हो जाता है सेमी सर्किल। ठीक है, ये सर्किल है, इसको मैंने हाफ कट कर दिया तो ये जो वाला जो पोर्शन है सेमी सर्किल है। और सेमी सर्किल में अगर आप कोई भी इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, जैसे सेमी सर्किल लेके देखते हैं हम, ये आपका है सेमी सर्किल, ठीक है, यहाँ पर ये आपका सेंटर ऑफ द सर्किल है और ये अपना इतना रेडियस है। अब इसके बीच में मतलब सेमी सर्किल में कोई भी अगर आप एंगल बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, कोई भी इस तरीके से एंगल अगर बनेगा, ठीक है, चाहे वो ये हो चाहे वो इस तरीके से हो, ये वाला जो एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, सेमी सर्किल में देखो दोनों में डिफरेंस क्या था, ये रैंडम पॉइंट था कोई भी, ये आप क्या कर रहे हो, ये सेमी सर्किल के अंदर देख रहे हैं तो ये एंगल्स कितने 90 डिग्री है। और अदरवाइज किसी भी आर्क से अगर आप बना रहे हो इस तरीके से, ये मान लो आर्क है, इसके दो पॉइंट से, एक पॉइंट से आपने कोई भी एक किस तरीके से एंगल बना दिया, दोनों पॉइंट्स को कवर करके, तो वो एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर ये प्रॉपर्टीज। ओके, उसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी देख लेते हैं। ये है सर्किल, ठीक है, अब इसके बाद ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, एक आपके पास यहाँ पर भी एक आर्क प्रेजेंट है, मान लेते हैं ए बी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो इस वाले में क्या किया था कि यहाँ से जो आपने एंगल बनाया था वो एंगल ए और बी दोनों को टच कर रहा था और जो तीसरा पॉइंट था वो सर्कमफेरेंस पर ही लाई कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक तो सेम करते हैं कि ए है और ये सर्कमफेरेंस पे ले लिया हमने। ठीक है, दूसरा एंगल जो आप बना रहे हैं वो एंगल बना रहे हैं हम कहाँ, सेंटर ऑफ द सर्कल पे ले जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। एक एंगल तो हमने चलो किसी भी पॉइंट पे बना दिया सर्कमफेरेंस पर, और एक जो दूसरा है वो सेंटर ऑफ द सर्कल को टच कर रहा है। तो हमेशा ही ये वाला जो एंगल होगा आपका, इसको मैं ओ मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये जो एंगल आपका ए ओ बी है, ये वाला एंगल हमेशा 2 टाइम्स ऑफ ये वाला एंगल होगा, इसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। ये प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, फिर क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ओके, दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, ये 90 डिग्री दे रखा था और आपसे पूछा था क्या, ये वाला एंगल पूछा था। ठीक है, तो बताइए सिंपल, क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूले से मतलब इस प्रॉपर्टीज हो सकता है कि नहीं। क्या देखा आपने, ये मान लो इसको मैंने ए इसको बी मान लिया, ये एक आर्क हो गया इस तरीके से। अब एक आपका जो एंगल बन रहा है वो देखो सेंटर ऑफ द सर्कल पर टच कर रहा है, राइट, और दूसरा जो है वो किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी भी पोर्शन पर, देखो ये एंगल इधर भी हो सकता है, जैसे मैंने ये बताया ये वाला एंगल है और ये जो एंगल है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एंगल बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। ठीक है, ये हमेशा इतना ही रहेगा। तो इस तरीके से ये अगर 90 डिग्री है, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 टाइम्स है इसका, ये 90 डिग्री ये वाला एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये एंगल जो भी होगा, एंगल सी मान लिया मैंने। तो बस यहाँ से आपको कैलकुलेट कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 45 आ गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट प्रॉपर्टी अगर आपको पता थी तो आपने डायरेक्ट ये कर लिया, अदरवाइज नहीं पता होती तो आप पता नहीं क्या क्या करते इसमें और बहुत टाइम लगा देते।
ठीक है, इसलिए मैंने कहा आपको कि प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए ठीक है, ये तो हो गया सर्कल का। क्वेश्चन भी बता दिया मैंने क्या आएगा। अब चलते हैं ट्रायंगल पर। ट्रायंगल पे आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, वैसे पता होगा। ठीक है, तीनों साइड अगर इक्वल है तो आपको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल है, एक अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, तो इसका आप क्या कहते हो, आइसोस्केलेस। और अगर तीनों ही अलग है तो क्या कहते हो, स्केलिन ट्रायंगल। पता है, नॉर्मल बात है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होता है, मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, तो अगर ये सारी इक्वल हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ईच, राइट। ठीक है, फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल आपको पता है। ओके, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल हो जाएगा अगर लेस देन 60 डिग्री का अगर आपका एंगल बन रहा है तो एक्यूट, और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा, सॉरी 90 डिग्री होता है, लेस देन अगर 90 डिग्री हो रहा है तो एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ओके। और अगर बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री पे, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री है। ये सब बेसिक सी बातें थी। चलिए, अब कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए जो आपको ट्रायंगल में, वो क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अगर ये ट्रायंगल है आपके पास, या फिर से बना देते हैं, ठीक है, एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू बेस, बेस और इंटू एल्टीट्यूड, ये आपका परपेंडिकुलर, तो एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर आपके पास एरिया तो चलो निकाल लिया, इसके बाद आपके पास कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है ओके, पेरीमीटर अगर निकालेंगे, ठीक है, पेरीमीटर किस तरीके से निकलेगा, साइड देख लेते हैं। साइड मान लो ये ए साइड है, ये बी है, और ये आपका सी है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी को डिवाइड कर दो, ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब इसके बाद एरिया इस तरीके से भी कैसे निकाल सकते हो, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब क्या क्या है यहाँ पर, एस तो सेमी पेरीमीटर हो गया और ए बी सी साइड्स हो गई, ए बी सी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये दोनों फॉर्मूला थे आपके एरिया निकालने के लिए। अगर एल्टीट्यूड नहीं दे रखा होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल के सेमी पेरीमीटर, फिर एरिया निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, सिंपल। इसको आप कहते हैं हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा आपने ये, ठीक है, जूनियर क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बट हो सकता हो कि आपके दिमाग से निकल गई हो। ओके, इसके बाद कुछ बचा, अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी से, सिंपल है, अगर कोई भी ट्राइंगल है, तीनों एंगल्स का सम अप करोगे तो आप 180 डिग्री होने वाला है हमेशा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, और वो क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि अगर ये ट्राइंगल था आपके पास, ठीक है, यहाँ से मैंने एक्सटीरियर एंगल ये निकाल दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा किसके सम अप के बराबर होता है, इनसाइड वाले अपोजिट एंगल्स का सम। मतलब अगर इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी, तो एंगल ए सी डी जो है आपका जो एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये हमेशा सम अप होता है अपोजिट एंगल्स का, अंदर वाले अपोजिट एंगल्स का सम अप इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये कुछ प्रॉपर्टीज होंगे ट्राइंगल्स की, डन। चलिए ठीक है, चलिए अब जो भी देखिए मेन फॉर्मूला आपके काम आएंगे ना, वो मैं एक बार में आपको सारे बता देती हूँ। चलिए, ट्राइंगल का हो गया। अब प्रोबेबिलिटी कभी कभी निकालने के लिए आ जाती है, तो प्रोबेबिलिटी भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ये कितने फेवरेबल कंडीशंस हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशंस कितनी है, ये हो गई प्रोबेबिलिटी, टोटल कंडीशन। ठीक है, अब किस तरीके से, देखो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे कैसे वहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो सबसे पहले आप सब फॉर्मूला जान लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक है, ये तो चलो आपका प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशन जो भी इन्वॉल्व हैं वो हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं मीन की। मीन तो पता ही आपको, मीन एवरेज एक ही बात है। क्या हो गया आपका, कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, नॉर्मली बता रही हूँ आपको, देखो
मान लो आपके पास है 2 3 4, ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसका अगर मीन निकालें तो मीन क्या हो जाएगा आपका 2 + 3 + 4, और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी 3 है, तो ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो गया 9/3। कितना आ गया आपका आंसर, 3 आ जाएगा। ये तो हो गया मीन। चलो मीन तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं, कभी का क्वेश्चन आ जाता है आपका मोड और मीडियन निकालने के लिए भी। तो देखिए ये थी ऑब्जर्वेशन 2 3 4, आगे समझते हैं मोड मीडियन क्या है। 2 3 4 है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीन निकालिए आपने, मीन कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। मोड कैसे निकालेंगे, मोड और मीडियन ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होगा आपका क्या, कि जो भी ऑब्जर्वेशन है पहले तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक। अब यहाँ पर तो चलो इंक्रीजिंग में है 2 3 4, अगर ये होता है इस तरीके से लिखा हुआ कि 4 3 4 2 3 होता है मान लो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने लिख दिया 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना होता है, मीडियन। मीडियन के नाम से आपको पता लग रहा है कि मिड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 आपके पास ऑब्जर्वेशन है, ऑड नंबर है, तो आप इजीली इसका मिड वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। मिड वैल्यू कौन सी हुई इनमें से, ये वाली मिड वैल्यू है, ये आपका हो गया मीडियन, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है पूरा, जरूरी नहीं आप इस तरीके से कर लो। अब मान लो अगर यहाँ पर इवन होते, इवन नंबर्स होते, तो आप कैसे करते, मान लो ऑब्जर्वेशन में आपका होता है 2 3 4 5, ये 4 होते। अब देखो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन से इवन नंबर है, ठीक है। अब मिड वैल्यू अगर इसकी निकालोगे तो कैसे निकलेगी, मिड वैल्यू आप नहीं बता सकते, ये दोनों ही मिड वैल्यू है ना। तो इसलिए मिड वैल्यू निकालने के लिए आपने इनका एवरेज ले लिया, ठीक है। अब आपकी मिड वैल्यू निकल गई, मीडियन आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालोगे, मतलब नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इनका आपने एवरेज ले लिया और आपने अपना मीडियन निकाल लिया। ये तो हो गया मीडियन, ठीक है। अब मोड क्या होता है, मोड के लिए भी आपको सबसे पहले यही काम करना है, क्या कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। अब मैं पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखती हूँ, ठीक है। दूसरे ऑब्जर्वेशंस, मान लो चलो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैंने लिख दिए। सबसे पहला काम है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो 1 दे रखा है, यहाँ पर किसी और कलर से करते हैं, रुको। यहाँ 1 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 1 एक जगह और है, तो 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद 2 दे रखा है, कहीं एक जगह 2 भी है, लिख दिया मैंने। 3 देखो कहीं है, 3 यहाँ पर है, एक ही जगह है, लिख दिया। अब 4 देखो, एक जगह 2 3 4 जगह है 4, ठीक है। अब 5 देखा, 5 एक जगह है यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर है, तो 2 बार 5 है। अब बचा कि आपके पास 6 बचा, 6 है 2 जगह, ठीक है। ये आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब मोड क्या देखना होता है कि कोई एक स्पेसिफिक नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम्स वहाँ पर हो, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर जा रहा, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर जो रिपीट हो रहा हो बार बार। तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला मैक्सिमम जो होगा, मतलब मैक्सिमम कह सकते हो आप, तो बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखिए 1 तो 2 बार है, 2 एक ही बार है, 3 एक बार है, 4 देखिए 4 टाइम्स है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट है, तो मोड क्या हो जाएगा 4। बताइए एक बार मुझे आपको समझ में आया मीन मोड मीडियन निकालना। जल्दी से बताइए एक बार। अब आप इजीली कैसे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे, आप इजीली उसका मीन मोड मीडियन निकाल लेंगे। जल्दी से बताइए। यस, ओके। चलिए अब आपने मीन मोड मीडियन देख लिया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जैसा भी पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, रूट ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपॉन में n-1, ठीक है। तो एक्स आई क्या इंडिविजुअल वैल्यूज और एक्स बार क्या हो जाएगा मीन। मीन बता दिया मैंने कैसे निकालते हो, एवरेज। n हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, ठीक है, और n-1 इसका स्क्वायर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको सम भी करना है और स्क्वायर्स करने और स्क्वायर्स का सम होगा, ठीक है। और रूट भी है, रूट का भी ध्यान देना। ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या हो जाता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो या फिर इस रूट को हटा दो, मतलब डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। ये तो आपका हो गया वेरिएंस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस मीन आपको आ गया है। अब कभी कभी क्वेश्चन आपका आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, सिंपल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ठीक है। ये भी कहीं कहीं आपको पूछ सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। तो हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से। बताइए क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के भी आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। देखिए प्रॉफिट लॉस का आपके पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मतलब कितने में वो सेल हुआ है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस, ये सब कुछ बेसिक चीजें होती है, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो इनके फॉर्मूले बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कैसे काउंट करते हैं आप, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसका अपोजिट अगर आपको लॉस कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर दोगे, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। कुछ फॉर्मूले इस तरीके से याद रखने हैं आपको। प्रॉफिट क्या हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस कैसे हो जाएगा इसका ठीक अपोजिट। ओके, अब आ सकता है आपसे कि गेन परसेंट पूछिए, गेन परसेंट निकालने के लिए कि कितना परसेंट गेन हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेन इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इस जैसे आपने गेन परसेंट निकाला वैसे ही आप लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं, सेम ही होगा बिल्कुल। लॉस परसेंट कैसे निकाल लोगे, यहाँ पर गेन की जगह लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, ठीक है। अब ये कुछ फॉर्मूले हो जाएंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गेन परसेंट दे रखा है और सीपी दे रखा है और एसपी पूछा हो सेलिंग प्राइस, तो ऐसे निकाल सकते हो। अगर मान लो अगर आपको सेलिंग प्राइस ही निकालना है लेकिन आपको गेन परसेंट नहीं लॉस परसेंट दे रखा है, तो 100 माइनस है, गेन परसेंट है तो प्लस किया और लॉस परसेंट है तो माइनस कर देंगे, ठीक है, अपॉन 100 इंटू सीपी, फॉर्मूला आपका सेम, ओके। इसी तरीके से ये तो सेलिंग प्राइस का हो गया। सेलिंग प्राइस पे क्या देखा आपने कि सीपी की भी जरूरत है आपको, और अगर गेन परसेंट दे रखा है तब भी निकाल सकते हो, लॉस परसेंट दे रखा है तब भी निकाल सकते हो। अगर गेन परसेंट है तो प्लस करना है, लॉस परसेंट है तो माइनस करना है, ओके। और ठीक अपोजिट ये हो गया सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का इसका ठीक अपोजिट फॉर्मूला। कैसे, कॉस्ट प्राइस का ठीक अपोजिट कैसे आएगा, इसको अपने अपोजिट कर दिया पहले तो 100 अपॉन 100 प्लस अगर गेन परसेंट है तो प्लस गेन परसेंट, ठीक है। अब इनटू आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, एसपी निकालना था तो सीपी था, सीपी निकालना है तो इनटू एसपी कर देंगे। ये हो गया आपका अगर गेन परसेंट दे रखा है, और अगर लॉस परसेंट है तो माइनस करेंगे, लॉस परसेंट इनटू एसपी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस या फिर प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। बताइए क्लियर, इतना ध्यान रख लेना, यूज आ जाएगा इसका। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, ठीक है। ये तो बेसिक आपने मतलब बिल्कुल इसको देख के आपको शायद पुराने दिन याद आ गए होंगे अपने, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, कि ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। देखिए साइन के लिए कि 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90 डिग्री पे। तो अगर साइन की वैल्यूज याद है, कॉस को ठीक अपोजिट, और अगर साइन कॉस दोनों पता है तो आपको इनके रिलेशंस अगर पता है तो इजिली आप निकाल लोगे। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। वैसे ही आपका टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ये रिलेशंस आपको पता है, और अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यूज पता है तो इनको ठीक ऐसे अप्लाई करके आप इजिली ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब कुछ फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर कोई भी आपके पास जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, ठीक, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है आपको, क्या, पी बी पी
HHB। इसको आपने मतलब अपने लोअर जूनियर क्लासेस में याद किया होगा कैसे पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, इस तरीके से शायद में भी, है ना। तो ये क्या होता है, सिंपल आप याद कर सकते हो कि ये जो आपका हो गया, ये हो गया साइन थीटा के लिए, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर ये जो है आपका, ये किस लिए है आपका, कॉस थीटा के लिए, ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और फिर ये हो गया आपका टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा के लिए क्या निकाल लोगे आप, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर कोई भी ट्राइंगल है, आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कुछ भी निकालना है, आप इस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा का अपोजिट कर लिया आपने, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा का अपोजिट, टेन थीटा का अपोजिट पता ही है, हो जाएगा। ये थीटा है, ठीक है। ये तो बेसिक चलो चीज़ें होगी, आपको कुछ पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूले आप पता होना चाहिए। वो कौन कौन से होते हैं, मेनली आपका बेसिक क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद भी आपके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और क्या क्या हो जाएगा आपके पास, शायद नहीं आगे नहीं लिख रखे, ठीक है। अब आपके पास होता है साइन 2a कॉस 2a, ठीक है। ये जाएगा 2 साइन है कॉस a, वन माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। ये सब कुछ फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। और कुछ बचा है क्या, और क्या हो सकता है, और ये तो नॉर्मल आपको पता ही है, टेन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, ये तो नॉर्मल चीज़ें पता होंगी आपको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, टेन कॉट, ठीक है। और आपका साइन थीटा हो जाता है आपका अपोजिट 1 अपॉन कोसेक थीटा, ओके। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा अगर आ गया, पाई बाई 2 अगर लिख देंगे इसको, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा हो गया टेन थीटा, कॉसेक हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ओके। अच्छा, कॉस 2 इज इक्वल टू, एक और होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, ये तीनों ही फॉर्मूला है, यूज हो जाते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने, ओके। इसके अलावा कुछ है क्या, इसके बाद ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया साइन a प्लस बी या फिर a माइनस बी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से होता है cos a प्लस या माइनस बी का हो जाएगा आपका cos a cos b प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस साइन a साइन b, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको एक बार बता दिए, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद रख लेना, कुछ याद ही होंगे आपको, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस, ओके, क्लियर। ये सारे आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हो गए। इसके बाद अब क्या पढ़े, ओके। अब आपका क्वेश्चन कभी कभी आता है किससे, टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि कोई एक पर्सन है, मतलब ए मान लिया मैंने,
ए जो है वो अगर 2 आवर्स में काम कर रहा है, बी जो है वो 4 आवर्स में काम कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने टाइम में काम करेंगे। ये तो सिंपल मैंने बताया आपको, लेकिन इस तरीके का और थोड़े से कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेके बस मैं बता देती हूँ आपको। मान लो ए है जो कि 2 आवर्स में काम कंप्लीट कर रहा है, 2 आवर्स में चलो 4 आवर्स ले लिया, ठीक है। बी है जो कि कितने 6 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लस बी कितने में करेंगे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो नॉर्मली अगर आप अपनी मतलब जो जैसे पढ़ा होगा वैसे करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो सिंपल इसको किस तरीके से करना होता है हमेशा, अगर आपको ये दे रखा है ए जो है 4 आवर्स में और ये बी 6 आवर्स में कर रहे हैं, तो इनका सबसे पहले क्या किया आपने 6 और 4 का एलसीएम ले लिया, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 12 आ जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल 4 है, 4 कितनी बार में 12 आएगा, 4 3 12 मतलब 3 6 इंटू 2, ठीक है। अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ पर आपको सिर्फ इससे मतलब होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम, ए जो है क्या है 3 और बी जो है वो 2, मतलब इतने यूनिट्स वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब पूछा क्या था ए प्लस बी, तो इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, 3 + 2 5 यूनिट्स। तो ये यूनिट्स निकल के आई हैं अभी, ठीक है, अभी आंसर नहीं निकला आपका, ठीक है। अब क्या करते हो, यहाँ पर ये यूनिट्स तो निकल गई, ए प्लस बी ही पूछा था, ए प्लस बी के आपने यूनिट्स निकाल दिए। अब ये जो एलसीएम आया था, इस एलसीएम से डिवाइड करना होता है, मतलब जो आपका आंसर आएगा कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, वो कैसे आ जाएगा 12/5, ठीक है। और अब ये आपका आंसर है। इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लिकेट कर लो इसको, कोई भी अलग नंबर ले लिया, कोई भी अलग नंबर ले लिया, मान लो यहाँ पर ए भी था, यहाँ पर सी भी लगा दिया हमने, ठीक है। काम वही करना है, एलसीएम लेना है, फिर यहाँ पर ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अब मान लो ए प्लस बी प्लस सी तीनों पूछ रखा है, तीनों को ऐड किया, तीनों को ऐड करने के बाद आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। लास्ट में यूनिट्स मिलने के बाद ये जो एलसीएम था उसको इससे डिवाइड कर दो और आंसर निकल गया, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। बताइए मुझको एक बार जल्दी से बताइए कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है। तो ये फॉर्मूले थे वो तो याद रखने पड़ेंगे आपको, और ये जो बताया ये समझ में आया। चलिए अब हम काम करते हैं, अब क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, पूरी क्लास में क्वेश्चंस ही करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस अप्रोच से आपको वो सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए मैं 2019 वाला पेपर आपको पूरा करवा रही हूँ, ठीक है, दिसंबर और जून दोनों वाला, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अ डार्ट इज रैंडमली थ्रोन एट अ सर्कुलर बोर्ड ऑन विच 2 concentric सर्कल्स ऑफ रेडियाई आर एंड 2 आर हैविंग द सेम विड्थ आर मार्क्ड। मतलब एक डार्ट है आपके पास, ठीक है, डार्ट बना लेते, डार्ट तो पता ही है, ठीक है। और ये हो गया, क्या दे रखा है, ये सेंटर यहाँ पर बीच में बना लिया, ठीक है। 2 concentric सर्कल्स हैं, एक का रेडियस कितना दे रखा है आर, दूसरे का कितना दे रखा है 2r, मतलब ये वाला भी आर ही होने वाला है ना, 2r है इसका रेडियस, ओके। अब इसके बाद क्या पूछा, हैविंग द सेम विड्थ, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डार्ट हिटिंग द स्मॉलर रिंग इज, देखो प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको सिंपल पता है, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इतने जरूरी नहीं है कि सिंपल है, थोड़े टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। देखो प्रोबेबिलिटी सिंपल, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन और अपॉन में टोटल कंडीशन, ठीक है, यही था। अब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द डार्ट हिटिंग द स्मॉलर रिंग, कि स्मॉलर रिंग में आपका जो है डार्ट जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये है स्मॉलर रिंग, ठीक है। पॉसिबल क्या, सबसे पहले अगर आप डार्ट फेंको तो हो सकता है कि स्मॉलर रिंग में जाए, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि वो इस वाले लार्जर वाले रिंग में जाए, मतलब इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, इस वाले रिंग में जाए, ठीक है। ये दो पॉसिबल कंडीशंस है हमारे पास। तो स्मॉलर रिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब फेवरेबल कंडीशन हमारी कौन सी है कि फेवरेबल है, वो है स्मॉलर रिंग की, मतलब कंडीशन फेवरेबल तो हमारे पास एक ही है कि स्मॉलर रिंग में जाए। टोटल कंडीशन क्या है, या तो स्मॉलर रिंग में या तो लार्जर रिंग में, मतलब दो आपके पास टोटल कंडीशंस हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ गई, हाफ। अब आप ये सारे पढ़िए, ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी, हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी, लो मिल गया हमें आंसर, हाफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट हिट्स द लार्जर रिंग। सिंपल फॉर्मूला लगा के ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। बताइए समझ में आ गया ये वाला,
जल्दी बताइए, आगे आगे बढ़े जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, कहीं कुछ आपको प्रॉब्लम आए तो बताना। अच्छा ये सारे देखिए क्वेश्चन हैं आपके 2019 वाले, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है, लास्ट क्लास में कर लिया था। ओके क्वेश्चन है, देखिए सर्किल से मैंने बोला था बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका, ABCD और 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इन अ सर्किल सच दैट, सर्किल बना लेते हैं। अब ABCD जो क्या है, ये सारे कॉर्ड्स हैं, नहीं ये पॉइंट्स हैं, और कॉर्ड्स आपके ये दे रखे हैं, ठीक है, कि ABBCD जो है इक्वल टू 10 है और D इक्वल टू 20 है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, ठीक है, ये है सेंटर मान लिया मैंने। कॉर्ड्स आपको बताना है, ये मान लेते हैं ABBCD और ये एक मान लिया कॉर्ड, ठीक है, ABCD। क्या दे रखा है हमें कि AB जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, BC कितना है 10 है, CD कितना है 10 है, और ये AD कितना है, DA जो है ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। पूछा गया है रेडियस ऑफ द सर्कल आपको बताना है, रेडियस क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है, ये जो भी रेडियस होगा क्या होगा ये, एक बार आप मुझको ट्राई करके बताइए क्या आपसे निकल रहा है ये। देखिए सारी बातें आपको पता है सर्कल के बारे में, आप प्रॉपर्टीज भी जानते हैं, सब जानते हैं, एक बार ट्राई करके बताइए क्या आंसर निकल रहा है इसका, जल्दी बताइए आंसर, जल्दी बताइए क्या आंसर निकल रहा है आपका, कुछ आंसर आ रहा है, देखो एक बार, ये है सर्कल आपका, ठीक है, ओके, ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए, कॉर्ड बनाने हैं आपको, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है, और ये वाला जो आपका हो रहा है ये कितना हो रहा है ये आपको पता लगाना था, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को देखिए आप कि ये सारे बराबर हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये वाला आपका 20 है, ठीक है। तो अभी आप अप्रोक्स ऐसे नहीं कह सकते कि ये इससे पास ही कर रहा होगा तो ये 10 10 आपने डायरेक्टली 10 बता दिया, ठीक। अगर इस वाले को देखें यहाँ से, अगर परपेंडिकुलर आप इसको मैच करें तो आप क्या देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आपके पास देखो ये साइड्स बराबर होंगी, ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ये साइड्स बराबर होंगे तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों साइड्स बराबर, ये भी एंगल बराबर। इट मीन्स आपको पता लग रहा है यहाँ पर क्या है, ये सारी 10 10 साइड्स हैं, ठीक है, और अगर ये साइड ये बराबर है इसके तो ये वाली भी 10 होनी चाहिए, ये वाली भी 10 होनी चाहिए, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया आपके पास, राइट। और ऑप्शन आपका सही रखा है 10, तो ज़्यादा को दिमाग लगाने, √2 √3 ऐसे भी आप कैसे ही कैलकुलेट करोगे, है ना, ये तो नॉर्मल अगर इस तरीके से ना भी सोचें तो √2 √3 बताओ कहाँ से आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन करके देख लो, है ना, और 20 तो हो ही नहीं सकता, रेडियस कैसे 20 हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। तो सिंपली आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आगे देखते हैं, अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं ना ये आपके होते हैं कि इतनी अच्छी आप रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने रीडिंग की चीज़ को समझ रहे हो तो बहुत आसानी से ही आप इनको कर लोगे, अगर समझ ही नहीं पाए, ठीक है, अच्छे से रीड नहीं किया, कहीं कुछ मिस्टेक कर दी तो आप गलत हो जाएगा। देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या है, फैट सेल्स नॉर्मली प्रोड्यूस हार्मोन ए इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ फैट। मतलब क्या है, जो फैट सेल्स हैं वो नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं ए हार्मोन, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ फैट, मतलब जितना फैट होगा उसके प्रोपोर्शन में ही वो हार्मोन ए रिलीज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद ओबीस इंडिविजुअल्स however have lower than the normal levels of hormone A, मतलब जो ओबेसिटी वाले, जिनकी ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी प्रॉब्लम होगी, तो जो ओबीस इंडिविजुअल्स हैं जितना नॉर्मल लेवल होना चाहिए था आपके हार्मोन ए का उससे कम लेवल है उनका, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हार्मोन ए रिड्यूसेस फूड इनटेक, जो हार्मोन ए है वो क्या करता है, फूड इनटेक को कम कर दे रहा है। तो अब आपको इन चारों स्टेटमेंट्स में बताना है कि क्या होगा। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ए कॉजेज एबिसिटी। लो इन सबसे ही आपको ये पता लग गया कि इम्पेयर्ड प्रोडक्शन है अगर हार्मोन ए का, ठीक है, प्रोडक्शन अगर इम्पेयर्ड है उसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, और बिल्कुल यही तो अभी हमने पढ़ा, तो पहले स्टेटमेंट ही करेक्ट हो गया, आगे यही पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। प्रोडक्शन अगर इम्पेयर्ड है तो हार्मोन ए इट कॉजेज ओबेसिटी, तो सिंपल आपको यहाँ पर रीडिंग मैटर करेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन में टाइम लगाओ, इतना कोई मतलब नहीं है। Which among the following diagrams can represent the relationship between houses, offices and buildings? देखो ये क्वेश्चन देखते हैं समझ आओ, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से है, ठीक है। वेन डायग्राम पता होना चाहिए आपको। सिंपली अगर कोई भी सर्कल है, ठीक है, और ये कॉमन रीजन आप बताते हो तो ये क्या होता है कि मतलब
मान लो ये ए है, ये बी है, जो इतना पोर्शन है ये सिर्फ ए का है, ये इतना पोर्शन है सिर्फ बी का है, और ये है दोनों ए प्लस बी का। यही होता है, ये समझते हो मतलब नॉर्मल सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पूछा है कि कौन सा वेन डायग्राम जो है वो सूट कर रहा है किसके लिए, हाउसेज, ऑफिसेज और बिल्डिंग्स के लिए, हाउसेज, ऑफिसेज और बिल्डिंग्स के लिए। अच्छा, हाउस घर हो गए, ठीक है, ऑफिसेज हो गए, बिल्डिंग हो गए। तो ये हाउसेज और ऑफिसेज जो हैं ये दोनों बिल्डिंग्स ही तो होती हैं, बिल्डिंग से ही तो मतलब बिल्डिंग से तो होंगी, हाउसेज या ऑफिसेज कुछ भी हो। इट मीन्स कि बिल्डिंग्स के अंदर आ रहा है आपका हाउस और ऑफिस दोनों, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है। ये अगर बिल्डिंग मान लो इसको, तो बिल्डिंग के अंदर ये दोनों आ रहे हैं, ओके, ये पॉसिबल है, अभी लेकर चलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर हम, चलो ये अगर मान लूँ मैं, तो यहाँ पर ये दोनों ओके पॉसिबल, फिर भी यहाँ पर भी देखा अगर ये बिल्डिंग है तो ये भी फिर भी पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है कहीं भी, ठीक है। आगे और चीज़ें सोचिए आप, ओके। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या है, हाउसेज और ऑफिसेज बचे, ठीक है। अब देखिए कुछ मतलब मान लो डॉक्टर्स होते हैं, उनके वो अपने घर में ही क्लिनिक खोल लेते हैं, है ना, तो मतलब पॉसिबल है ऐसा कि हाउसेज में ही वो अपने ऑफिसेज बना लें, ठीक है। तो इट मीन्स ये दोनों भी आपस में इंटरलिंक्ड हैं, पॉसिबल है कि हाउसेज में ही ऑफिसेज हों। तो इट मीन्स ऐसा ऑप्शन कहाँ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले में, कि ये तो बिल्डिंग हो गई पूरी, मतलब हाउस और ऑफिस दोनों ही क्या है, बिल्डिंग है। और हाउसेज और ऑफिसेज पॉसिबल है कि कुछ रीजन में ये दोनों सेम हो और अलग अलग भी दिखा रहे हैं, मतलब ये हाउसेज, ये ऑफिसेज और ये बिल्डिंग्स के लिए। तो ये वाला जो वेन डायग्राम था बिल्कुल सूट कर रहा है इसके लिए, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। ओके, ओके। अब ये क्वेश्चन क्या है आपका, द डिफरेंस द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर इन द प्रोपोर्शनल 1:3:10, द टू इंटीजर्स आर, ठीक है, दो इंटीजर्स हैं कोई भी, इनका डिफरेंस सम और प्रोडक्ट इस रेशियो में दे रखा है। अब नॉर्मली अगर करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्ट ऑप्शंस देके और ऑप्शन से एक बार चेक करने की कोशिश करिए कि देखिए ऑप्शन में आपको बहुत छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं, 3, 9, 2, 5, ईजिली आप इसको सम, डिफरेंस या प्रोडक्ट कर सकते हो। तो सिंपली करके देख लेते हैं। ओके, पहले लेके चलते हैं हम 3 और 9, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 6, सम क्या हो जाएगा 12 और प्रोडक्ट क्या दो। अब इनका रेशियो क्या आपका आ रहा है 1:10, नहीं आ रहा। फिर आगे हम चले 2, 5 पे, इसको भी चेक करा, ठीक है, इसका भी नहीं आएगा, देख लेना चेक करके। फिर हम आए 5 और 10 पर, ओके। अब इसको चेक करते हैं, डिफरेंस क्या आ गया 5, सम क्या आ गया 15, प्रोडक्ट क्या आ गया आपका 15। अब इनका रेशियो चेक करते हैं, 5, 3 और ये हो गया आपका 10, इट मीन्स 1:3:10। यहाँ पर ये रेशियो बिल्कुल करेक्ट आ चुका है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी। ओके प्रीति, कौन सा वाला नहीं समझ में आया एक बार मुझे बताना, एक बार क्वेश्चन बता दो, मतलब ये सम वाला, डिफरेंस वाला, वेन डायग्राम वाला, या फिर ये वाला स्टेटमेंट वाला, जल्दी से एक बार बताओ, फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं। ओके, वेन डायग्राम वाला, ठीक है, ओके। ये रहा, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको हटा देती हूँ सारा मैं फिर से। क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग डायग्राम्स कैन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन हाउसेज, ऑफिसेज एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, हाउसेज, ऑफिसेज एंड बिल्डिंग्स, इन तीनों में रिलेशनशिप पहले ढूंढो आप। इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, हाउसेज हैं, ठीक है, घर, ऑफिसेज और बिल्डिंग, तो हाउस और ऑफिस दोनों बिल्डिंग ही तो हुआ है ना, हाउस और ऑफिस दोनों क्या हुए, बिल्डिंग हुए, बिल्डिंग्स में ही तो आपके हाउस बनेंगे या फिर ऑफिसेज होंगे, ठीक है। इट मीन्स आपको एक बात पता चली कि बिल्डिंग जो है आपका मतलब एक बिगर पोर्शन है, और बिल्डिंग के अंदर ही आपके आ रहे हैं हाउस और ऑफिस दोनों, ठीक है। तो एक चीज़, ये चीज़ चेक करनी है आपको कि बिल्डिंग के अंदर हाउस और ऑफिस आने चाहिए। दूसरा क्या देखा, अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, हाउस और ऑफिस में क्या ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, हाउस और ऑफिस। अच्छा देखो, ये बिल्डिंग मान के चले तो बिल्डिंग के अंदर हाउस और ऑफिस आ रहे हैं, अब ये पॉसिबल है कि आंसर हो सकता है। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी एक ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, मतलब इसके अंदर ही आ रहा है दोनों, इट मीन्स ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर देखा, इसके अंदर आपके पास ये दोनों आ रहे हैं पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसा एक बिगर पोर्शन नहीं है जिसके अंदर दोनों चीज़ें आ रही हो, तो ये तो ऑप्शन आपने हटा दिया, ओके। अब इन दोनों में देखा आपने हाउसेज और ऑफिसेज में क्या है कि ऐसा पॉसिबल है, देखो इनमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं, पहले तो ये देखो, हाउस या ऑफिस क्या बिल्कुल अलग अलग है दोनों चीज़ें, नहीं।
और ये डायग्राम क्या बता रहा है कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग है, देखो डिफरेंट हैं, तो ये तो आंसर आपने कट कर दिया। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अपने हाउसेज में ही ऑफिसेज बना लेते हैं, है ना, तो इट मीन्स ये कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो इट मीन्स इनका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये दोनों आपके सेम हो, मतलब हाउस में ही ऑफिसेज हो। तो आपके पास बचा ऑप्शन एक ये और एक ये दो ऑप्शन बचे। ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन पहली कंडीशन क्या थी आपकी कि बिल्डिंग के अंदर आने चाहिए, ये दोनों बिल्डिंग के अंदर सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहे हैं, यहाँ तो बिल्डिंग के बाहर चला जा रहा, तो ये भी गलत हो गया, सिर्फ ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए मुझको क्या समझ में आया? क्लियर, ओके ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन का ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है, पूछा गया है द ट्रेंड्स ऑफ द टू क्वांटिटीज ओवर 5 years आर शोन इन द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड इन्फ्रेंसेस। कौन सा वैलिड इन्फ्रेंस होगा? यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ईयर दे रखा है, ठीक है, और ये कुछ वैल्यूज है, नहीं पता हमें। ये क्वांटिटी 1 का ग्राफ दे रखा है, ये क्वांटिटी 2 का ग्राफ दे रखा है। आपको इनमें से सारे स्टेटमेंट्स बताने कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। सबसे पहला देखा आपने क्या लिखा है, द मीन वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटीज आर नियरली इक्वल, मतलब मीन वैल्यूज जो है इन दोनों क्वांटिटीज की नियरली इक्वल आ रही हैं। अब मीन तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है ना, यहाँ पर देखा आपने, कैसे कैलकुलेट करोगे नहीं पता आपको, इसकी कैसे कैलकुलेट करो मीन वैल्यू, इसकी कैसे कैलकुलेट करें, अभी हमें वैल्यूज नहीं पता है, मतलब तो इस स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा छोड़कर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। द वेरिएशंस इन द टू क्वांटिटीज आर नियरली इक्वल, मतलब इन दोनों क्वांटिटीज में जो वेरिएशन हो रहे हैं वो नियरली इक्वल हैं। देखते हैं एक बार, चलो पहला देखा आपने, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तो ये इंक्रीज हो गया, मतलब वेरिएशंस इक्वल नहीं है। पहले मतलब फर्स्ट पॉइंट में आपको समझ में आ गई, इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो पक्का ही गलत है, इतना आ गया। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, क्वांटिटी 1 वेरीज लेस ओवर द गिवन पीरियड एज कम्पेयर टू टू, मतलब जो क्वांटिटी 1 है आपकी वो कम वेरी कर रही है किसी एक टाइम पीरियड में एज कम्पेयर टू क्वांटिटी 2। चलिए देखते हैं, क्वांटिटी 1 जो है देखो इसको कैसे हो रहा है, ठीक है, ये ग्राफ है, मतलब ज़्यादा वेरी नहीं कर रही है, और इसको देखो आप, ये तो कितना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है कि क्वांटिटी 1 वेरीज लेस, ये कम वेरी कर रही है एज कम्पेयर टू 2, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब इस पे हमें डाउट था, ये नहीं पता था हमें, ठीक है। अब इनमें से ये पता लग गया कि बी तो पक्का गलत है, सी पक्का सही है। बताना क्या था आपको कि कौन सा करेक्ट है, वैलिड इन्फरेंसेज है, तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पे सी है नहीं है, यहाँ पर सी है नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है जिसमें सी करेक्ट है, और आप इस बात के लिए बिल्कुल श्योर थे, तो ए नहीं भी कैलकुलेट किया आपने, आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है। तो ये देखिए, ये तरीके होते हैं आपके कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट में कंफ्यूजन भी हो बट कोई दूसरा स्टेटमेंट आपको वो पूरी बात करवा दे, है ना। अब यहाँ पर होता कि दो ऑप्शंस में सी होता तो आप कंफ्यूज होते, बट पेपर में इसीलिए वो ऐसे ही ऑप्शंस देते हैं ताकि आप इजीली उसको कर लो, ठीक है। आगे चले, ये क्वेश्चन भी आपका ये 2019 के पेपर में आया था, मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अगर ना आए तो एक बार टाइप कर देना, बता देना, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज दिस, द सम ऑफ द नंबर इज, ओके। सिंपली इसको करके देखते हैं। लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होगा कि अगर कोई एक मान लो लेट करते हैं, एक आपके पास n है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसका ठीक आगे वाला, मतलब n+1 होगा। पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 0 8 2 3 5 है, ठीक है। तो द सम ऑफ द नंबर्स इज, मतलब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ नंबर निकालना है, n+n+1, ये निकालना है आपको, ओके। अच्छा, अब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब ये वाला छोटा नंबर होगा, ये वाला बड़ा नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको डिफरेंस करना है, ऑब्वियस डिफरेंस अगर करोगे तो इस तरीके से करोगे ना, बड़े में से छोटा घटाओगे ना, ठीक है, ओके। अब ये क्या है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो इसीलिए आपको अलजेब्रिक मैंने फॉर्मूला सिखाया था, नहीं पता होता तो नहीं कर पाते, और पता नहीं क्या ही करते, पूरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीट a मान लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a है आपका ये पूरा a प्लस बी फिर a माइनस बी, ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने, 4 0 8 2 3 5,
ओके, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे n प्लस एन है, मतलब 2n प्लस 1 आ जा रहा है। यहाँ देखा n माइनस एन, ये तो कट गया, बचा खाली 1, तो मतलब मत ही लिखो, 1 लिख दिया सिंपल। और ये आ गया आपका 408,235। अब इसको कैलकुलेट करना है सिंपल, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू ये है, ठीक है। 1 को इधर ले जाओ तो ये माइनस होके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 234 आ गया, ठीक है। और इक्वल टू है 2n। अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से सिंपल डिवाइड करना है, यही आएगा, ठीक है। n की वैल्यू ये आ गई। अगर n की वैल्यू ये है तो n प्लस 1 मतलब क्या है, इसका अगला कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर ये है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आ जाएगा, 204 कि 117 था तो ये 118 हो गया आपका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर। पूछा क्या था, सम अप, तो इन दोनों को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद क्या आपका आंसर आ जाएगा, 204,117 204,118। इनको सिंपली आपको ऐड करना है, 408,235 ही आंसर आ रहा है, और ये रहा आपका आंसर 408,235। बताइए समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। सिंपल देखो, फॉर्मूला अगर पता तो कितने आसानी से आपने कर लिया, इसलिए मैंने बोला कि आपको सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिक है, वैसे भी आने भी चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है एक, अ पार्शियली फिल्ड आर ग्लास, ठीक है। आपके पास आर ग्लास तो पता है आपको क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, जैसे टाइम, मतलब पुराने टाइम में आप मतलब इससे टाइम पता लगता था, ठीक है। यहाँ पे सैंड होता था, सैंड क्लॉक जिसको बोलते हैं। अ पार्शियली फिल्ड आर ग्लास हैज वाटर फॉलिंग फ्रॉम द अपर बाउल टू द लोअर बाउल। मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर जो है इस पोर्शन से इस पोर्शन में जा रहा है, अपर बाउल से लोअर बाउल में जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। देखिए, ये जो आपका आर ग्लास होता है, आप पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेवल ऑफ वाटर राइजेस इन द लोअर बॉल एट द सेम रेट एज द फॉल इन द अपर बॉल। मतलब कि जो लेवल है वाटर का, जैसे जैसे यहाँ पर कम हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर बढ़ेगा। देखो, जब भी आर ग्लास की बात होती है ना यहाँ पर, तो हम कभी भी डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। हमेशा ही वॉल्यूम नहीं बता सकते हो आप, रेट बताते हैं, ठीक है, कि जिस रेट से यहाँ पर ये कम हो रहा है उस रेट से यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, ये भी यहाँ पर आए, देखो, rate of increase in the volume of water in the lower bowl is the same as the rate of decrease in the upper bowl। मतलब जिस रेट से यहाँ पर लोअर बॉल में वाटर का लेवल बढ़ रहा है, उसी रेट से मतलब यहाँ पर कम होगा। तो हमेशा रेट बताता है, वॉल्यूम नहीं, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए थी इस चीज़ की, ठीक है। मतलब लेवल नहीं बता सकते आप कि कितना लेवल बढ़ेगा या घटेगा, आप रेट बता सकते हो कि जिस रेट से यहाँ पर कम हो रहा है उस रेट से नीचे बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ मैं आपको, ओके। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर में आपका करवा रही हूँ, इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। और आप खुद देख सकते हो कि मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, फिर भी कितने कम टाइम में वो क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप खुद करोगे तो कितने कम समय में होना चाहिए, सेकेंड्स में होना चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो, 7 chairs numbered 1 to 7 are placed around a round table, ठीक है। 7 chairs हैं placed around a round table। अब आपको ये नहीं बता रखा है कि 7 chairs जो है वो किस तरीके से क्लॉकवाइज लगी है, एंटी क्लॉकवाइज। हम नॉर्मली मान लेते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 चेयर्स इस तरीके से लगी हैं, ठीक है, ओके। एक और ऑप्शन लेते हैं। देखो, मैंने बताया था ना कि जब भी इस तरीके से आपके अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अगर जितनी पॉसिबिलिटीज होती है तो आप उतने डायग्राम्स बना लिया करो। तो एक तो हो सकता है कि इस तरीके से सारी चेयर्स पड़ी हूँ, एक हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज पड़ी हूँ, ठीक है, एक ये भी पॉसिबल कंडीशन है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द चेयर नंबर 5 अ पर्सन कीप्स गोइंग अराउंड द टेबल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द चेयर नंबर 5, इस चेयर नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस चेयर नंबर से कोई पर्सन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है राउंड द टेबल। क्लॉकवाइज तो इस तरीके से हो गया, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर क्रॉसिंग 41 चेयर्स अ पर्सन विल रीच द चेयर नंबर 41 चेयर्स क्रॉस करने के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा। अब कुछ तो होंगे बिल्कुल, मतलब जिनको सोचना ही नहीं होगा वो क्या करेंगे, काउंट करने लग जाओगे 1 2 3 4 और ऐसे करके 41 तक पहुँचोगे। 5 मिनट बर्बाद कर दिए सिंपल से क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे बुद्धू वाले काम नहीं करने, थोड़ा सा ठीक से समझो चीज़ों को, ठीक है। देखो, कितने टोटल
1 2 3 4 5 6 7 है आपके पास यहाँ पर टोटल, ठीक है। क्या करेगा 41 चेयर्स, तो मतलब कि 7 चेयर्स को क्रॉस करके पर्सन वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि 7 × 5 35 हो गया, मतलब 35 चेयर्स क्रॉस करके वो इसकी पोजीशन पर पहुंच जा रहा है, क्लियर। मतलब देखो 5 से यहाँ से पर्सन चलना स्टार्ट हुआ है, इसको क्रॉस किया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 और 7, 6 और 7, ठीक है। तो 7 चेयर्स क्रॉस करने के बाद ये इसी पोजीशन पे, मतलब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर ही पहुंच गया, ठीक। तो इस तरीके से ही मतलब, और 7 × 5 35, मतलब 35 चेयर्स क्रॉस करने के बाद वो यहीं पहुंच जाएगा। तो इतने फालतू क्यों कैलकुलेट कर रहे हो जब ये बात पता है तो, ठीक है। तो 35 तक वो यहाँ पे पहुंच चुका है, 41 चेयर्स इसको क्रॉस करनी थी, तो 41 - 35 कर लिया आपने, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर, आप ये 6 आ गया, इट मीन 6 चेयर्स और क्रॉस करनी है। अच्छा, अब 35 के बाद, मतलब यहाँ तक 35 हो गया था, 35 के बाद दोबारा भी यहाँ पहुँच चुका है। अब आप नॉर्मली देख लीजिए, 6 चेयर्स इसको क्रॉस करवानी है, यहाँ पहुँचा, इसको क्रॉस किया 1, इसको क्रॉस किया 2 3 4 5 6 और 6 ही क्रॉस करानी थी, और ये पहुँच चुका है कहाँ पर 7 पर, मतलब 6 चेयर्स क्रॉस करके अभी कहाँ पहुँचा 7 पर। ये लो आंसर आपका 7, ठीक है। ये 7 आंसर कब आ रहा है, जब आप ये तरीका यूज कर रहे थे तब। अब ये जो मैंने एक अलग पॉसिबिलिटी बनाई थी, इसको भी सेम करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये था 5, ठीक है, 35 चेयर्स तक वो दोबारा यहाँ पर पहुँच चुका होगा, 35 तक 6 और करानी है इसको, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, इट मीन्स इस तरीके से ये पहुँच रहा है 3 पर, और आंसर आपका यहाँ पर 3 भी दे रखा है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर में 3 लगाऊं या 7 लगाऊं, मतलब कुछ बच्चे अगर इस तरीके से चल रहे होंगे तो उनका आंसर 7 आएगा, और कुछ इस तरीके से चल रहे होंगे तो उनका 3 आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होता है हमेशा, देखो इस क्वेश्चन में ये मेंशन्ड नहीं था कि आपको ये जो मतलब ये पर्सन जो भी चेयर्स जो हैं वो क्लॉकवाइज प्लेस्ड हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज प्लेस्ड हैं। अगर ये कंडीशन गिवन होती तो आप उस हिसाब से करते, लेकिन जब कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो नॉर्मली आपको हमेशा क्लॉकवाइज ही लेकर चलना होता है, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो क्लॉकवाइज ही लेकर चलते हैं, तो क्लॉकवाइज ही आप करोगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वाला नहीं करना है। और इसके हिसाब से आंसर आपका आएगा 7, ठीक है, 3 नहीं, 7 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं जल्दी से बता दूं क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से बताओ। अभी तक सब समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, अ गर्ल इज रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड टू कैच अ बस which is stationary. Before she reaches the bus leaves and moves with a constant acceleration. Which one of these graphs describes these statements correctly? ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, एक गर्ल है रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड स्टार्टिंग में उसकी कांस्टेंट थी, टू कैच अ बस, और बस जो है वो स्टेशनरी है, मतलब बस की कोई स्पीड नहीं है, अभी वो स्टेशनरी पोजीशन पर है। अच्छा देखो, बस को रिप्रेजेंट किया इससे और गर्ल को रिप्रेजेंट किया डैश से। तो स्टार्टिंग में क्या बोला कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे वो दौड़ रही है, स्पीड ये रही गर्ल, ये रहा आपका स्पीड, तो स्पीड कांस्टेंट आनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये हो सकता है, अभी हम देखते हैं, यहाँ पर भी स्पीड कांस्टेंट है, हो सकता है यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, ये नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। अगला देखें, बस जो है उस टाइम स्टेशनरी थी, मतलब बस की स्पीड स्टार्टिंग में जो है क्या है वो 0 थी, एक टाइम पे वो रुकी हुई थी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर चेक किया, यहाँ पर स्टार्टिंग से ही बस जो है टाइम के साथ स्पीड उसकी बढ़ रही है, मतलब वो मूविंग पोजीशन में है, इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। जब बोला गया है कि बस स्टेशनरी है, मतलब स्पीड उसकी कुछ टाइम के लिए 0 है, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए बस की स्पीड 0 थी, और उसके बाद बिफोर शी रीचेज द बस, बस तक वो नहीं पहुंच पाई, द बस लीव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो बढ़ गई, स्पीड उसका बढ़ गया, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अब ये बढ़ चुका है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ना है और उनको मैच करना है आपके अपने ऑप्शन से, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर लोकेशन ऑन द अर्थ वेयर द सन इज ओवरहेड एट द नून, मतलब अर्थ में, पूरे अर्थ पे कोई भी एक लोकेशन आप कंसीडर कर लो जहां पर सन जो है बिल्कुल सर पर है, ओवरहेड एट द नून, ठीक है, नून पर बिल्कुल ओवरहेड है। नाउ कंपेयर टू इट्स शैडो एट 10 AM, अब इसका शेडो आप देखोगे और इसको कंपेयर करोगे 10 बजे, ठीक है। द शेडो ऑफ अ टावर एट 4 PM वुड बी,
तो आपको बताना है, इसको कंपेयर करना है 10 AM और 4 AM पे, सॉरी 4 PM पे ये है। तो सबसे पहले तो टावर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक टावर बना लेते हैं, ये हो गया टावर, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सन जो है बिल्कुल ओवरहेड पे है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका शेडो ओके, अगर बिल्कुल सर पर होता है तो कोई शेडो नहीं मिलता है, तो सिंपल आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, कंपेयर टू इट्स शेडो एट 10 AM, यहाँ पर 10 AM है, ठीक है। इसकी कुछ शेडो आ रही होगी यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखा था, शेडो ऑफ अ टावर एट 4 PM, ओके 10 AM, और यहाँ पे नून दे रखा था, नून मतलब 12 PM। देखो 2 घंटे का डिफरेंस है, 10 से 12, 2 घंटे, 12 से 2 PM आया, 2 PM से 4 PM आया, ठीक है। और पूछा गया है कि 4 PM पे जो यहाँ पर आपको शेडो मिलेगी, ठीक है। और कंपेयर किससे करना है, देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। कंसीडर अ लोकेशन ऑन द अर्थ वेयर द सन इज ओवरहेड एट नून, ठीक है, कंपेयर्ड टू इट्स शेडो एट 10 AM, मतलब 10 AM से आपको शेडो कंपैरिजन करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है कंपैरिजन। द शेडो ऑफ टावर एट 4 PM, यहाँ पर कितने टाइम्स होगी बताओ। अगर 10 AM पे अगर आपको शेडो मिल रही है तो कितने टाइम्स हो गई है, 10 से 12 1 टाइम, 12 से 2 2 टाइम्स, और 2 से 4 3 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस लॉन्गर, 4 टाइम्स लॉन्गर, 3 टाइम्स लॉन्गर आंसर, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर यहाँ पर 10 AM ना लिखा होता, यहाँ पर नून लिखा होता या 12 PM लिखा होता, तो क्या होता, यहाँ से चेक करते और यहाँ से क्या है, ट्वाइस है, तो आंसर ट्वाइस होता। बट ये कंडीशन दे रखी थी कि 10 AM से ही आपको कंपेरिजन करना है, तो ये हो गया 3 टाइम्स। क्लियर। देखो बिल्कुल मतलब ये बेसिक चीजें हैं, आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है, उस हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन डायग्रामेटिक वे में कन्वर्ट करो और जल्दी से आंसर निकालो। क्लियर। ओके आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ आपको, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड रिपीटेडली बाय 2 पर्सन्स। 2 पर्सन्स ने किसी कोई रॉड है आपके पास, उसका लेंथ मेजर किया उन्होंने, ठीक है। तो पर्सन ए रिपोर्ट्स द लेंथ टू बी 1002 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं कि ए जो पर्सन है इसने क्या रिपोर्ट किया है, 1002 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, वाइल पर्सन बी रिपोर्ट्स द लेंथ टू बी 1001 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब आपको स्टेटमेंट बताना है। देखो स्टेटमेंट में आप क्या देख सकते हो, एक्यूरेसी और प्रिसीजन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक्यूरेसी प्रिसीजन होता क्या है। एक्यूरेसी क्या होती है आपकी, एक्यूरेसी मतलब कि जो आपका मेन रिजल्ट है, उस रिजल्ट के आपका ऑब्जर्वेशन कितने क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, मतलब रिजल्ट से कितना क्लोज है वो बताएगी एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या होती है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे, वो ऑब्जर्वेशन आपस में कितने क्लोज टुगेदर हैं, वो प्रिसीजन बताता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पे 1001 है, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, ओके आगे भी कुछ लिया आपके स्टेटमेंट, इट इज नोन फॉर फ्रॉम अ रिलायबल मेथड दैट द लेंथ इज दिस, ठीक है। और किसी रिलायबल मेथड से, मतलब कि आप ये आपका ट्रस्टेबल है, ये आपका रिजल्ट होगा। रिलायबल मेथड से आपको जो लेंथ मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1000.1 और प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब एक्यूरेसी प्रिसीजन देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों ऑब्जर्वेशन से आपका मेन रिजल्ट हो गया मान लो, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होगा, जो रिजल्ट के ज़्यादा क्लोज है। तो बताइए, ये है 1002 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, मतलब इसको ये क्या लगता है, इसकी रेंज क्या होगी आपकी कि 1001 से लेकर, ठीक है, -1 कर दिया और यहाँ पे +1 भी हो सकता है, तो +1 कर दिया तो यहाँ पे पहुँच गए। इसकी रेंज देखिए तो क्या हो जाएगा, +-2 है, मतलब -2 आप कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 999 से लेकर कितना 1003, ये रेंज हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब ये था आपका यहाँ पर रिजल्ट, इसको क्या कर सकते हैं, +0.5 या फिर -0.5 कर सकते हो। तो -0.5 करा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दिस टू 1000.6 ये आ जाएगा, ठीक है। 0.5 माइनस और प्लस करना था आपको यहाँ पर सिंपली। ओके, अब चेक करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है 1003, यहाँ पर 1003, यहाँ पे 1000 है, ठीक है, मतलब यहाँ दोनों सेम थे। अभी आप इन दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते। आओ इस पर, यहाँ पे है 1001, इन दोनों को कंपेयर करो कि कौन सा क्लोज है ज़्यादा, ठीक है। बताओ ये दोनों ज़्यादा क्लोज है या ये दोनों,
ऑब्वियसली बात है आपका बी वाला जो है ज़्यादा एक्यूरेट है, ये ज़्यादा इसके क्लोज हो जाएगा, इट मीन्स बी है आपका ज़्यादा एक्यूरेट। आइए ऑप्शन चेक करें। मेजरमेंट्स मेड बाय बी आर लेस एक्यूरेट, काट दिया। मेजरमेंट्स मेड बाय ए आर लेस एक्यूरेट, मतलब यहाँ पर बी ज़्यादा एक्यूरेट है तो ये हो सकता है। मेजरमेंट्स मेड बाय बी आर मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट, मतलब ये भी हो सकता है। मेजरमेंट्स मेड बाय ए आर मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट, ये गलत है। ए ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बी ज़्यादा एक्यूरेट है। आपने कैसे चेक किया कि ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी ये ज़्यादा क्लोज टुगेदर हैं, रिजल्ट से ज़्यादा क्लोज है। ओके, अब प्रिसीजन चेक करेंगे। प्रिसीजन देखिए, ए में एरर कितना आ रहा था +-1 का, इसमें कितना आ रहा है +-2 का, और रिलायबल कंडीशन जो थी क्या है +-0.5। तो जितना कम मतलब डिफरेंस होगा, कम एरर होगा, वो जितना प्रिसाइज है। इट मीन्स यहाँ पर तो +-0.5 है, यहाँ पर +-1 है, यहाँ पे +-2, तो कम डिफरेंस इसका है। इट मीन्स ए जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, लेस एरर है तो मतलब ए जो है ज़्यादा प्रिसाइज है। इट मीन्स इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन थी, तो चेक करते हैं कि ए जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। यहाँ पे लिखा है बी इज़ मोर प्रिसाइज, ये भी गलत। यहाँ पे लिखा है ए लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज, ये है आपका आंसर करेक्ट, बी वाला। बताइए मुझको एक बार, या समझ में आया आपको कैसे चेक किया आपने इसको? ओके भूपेंद्र, क्या रिपीट करना था? ठीक है, एक्यूरेसी प्रिसीजन कैसे चेक किया आपने? पहले तो देखते हैं। एक्यूरेट देखने के लिए आपने देखा कि अपने रिजल्ट से आपका जो मतलब ये मेन जो नंबर था, ये देखा आपने कि ये कितना रिजल्ट से क्लोज टुगेदर है। आपने इन दोनों को कंपेयर किया, सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा है? ये वाला क्लोज था, ये 999 है, ये 999.6 है, सिर्फ 0.6 का डिफरेंस। इन दोनों कंपेयर करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स बी वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। प्रिसीजन आपने चेक कैसे करा? ये एरर देख लिया यहाँ पर, ये सिर्फ देखो +-1 का डिफरेंस है, यहाँ ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब ए ज़्यादा प्रिसाइज है। ओके भूपेंद्र, एक बार मुझे बता दो क्या रिपीट करना है, ठीक है, फिर मैं कर दूँगी, तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन होते हैं पागल बनाने वाले सिर्फ, मतलब इतना सारे स्टेटमेंट दे रखा है, क्या क्या सोचोगे इसके बारे में, और आंसर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं। ए टेल्स बी, ए ने क्या बोला बी को? आई कुड बी विजिटिंग यू ऑन एनी डे इन द नेक्स्ट 2 months, मतलब अगले 2 महीने में वो कभी भी वो उससे आके मिलने आ सकता है, ठीक है। एंड यू मस्ट गिव मी गोल्ड कॉइन्स ऑफ एज मच टोटल वेट इन ग्राम्स एज द नंबर ऑफ डेज दैट वुड इलेप्स फ्रॉम टुडे, मतलब कि जिस दिन मैं मिलूंगा, वो क्या बोल रहा है कि जिस दिन मैं मिलूंगा जितने दिन हो चुके होंगे, ठीक है, उतने ग्राम्स के गोल्ड कॉइन वो उसे देगा, ठीक है। ओके, इफ गोल्ड कॉइन्स आर अवेलेबल इन इंटीजर ग्राम वेट्स, अब गोल्ड कॉइन्स है वो इंटीजर में ही होंगे, इंटीजर मतलब क्या है आपके पास, मतलब पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं हो सकती, ठीक है, नंबर्स होंगे, सिंपल इंटीजर्स होंगे। नाउ व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स विद व्हिच बी कैन मीट एज डिमांड ऑन एनी डे, तो आपको बताना है कि लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे with which B can meet A on demand on any day, least number of coins। तो ऐसा भी तो सकता है, अगर मैंने ये बात आज बोली है कि मैं तुम्हें 2 मंथ में कभी भी आके मिलने आ सकती हूँ, और जितने दिन हो जाएंगे उतने गोल्ड कॉइन्स, उतने गोल्ड मतलब उतने ग्राम्स के गोल्ड कॉइन देने होंगे, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि मैं अगले दिन ही मिल लूँ, सिर्फ एक दिन हुआ, 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन दे दिया, ठीक है। मिनिमम पूछा है, ऑप्शन देखो, सबसे ज़्यादा मिनिमम क्या है 6 days, तो बस ये आंसर, मतलब ये क्या ही फालतू चीज़ें लिख रखी थी यहाँ पर, डायरेक्ट आंसर बताना था आपको। मिनिमम पूछा, मिनिमम डेज निकालिए, सन वाला क्वेश्चन, ओके ठीक है। ओके, एक बार और फिर से आप अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है। इसको देखो, कंसीडर अ लोकेशन ऑन द अर्थ वेयर द सन इज ओवरहेड एट नून, ठीक है, किसी भी एक लोकेशन पर, ठीक है, अगर हम खड़े हैं, ठीक है, नून पे, मतलब 12 बिल्कुल 12 बज रहे हैं, ठीक है, और ओवरहेड है सन, 12 बजे ओवरहेड है सन, ठीक है। अब क्या पूछा है, कंपेयर टू इट्स शेडो एट 10 AM, 10 AM पर जो शेडो मिल रही होगी, मतलब देखो 10 बजे यहाँ पर कोई शेडो मिल रही होगी इस टावर की, ठीक है, तो कंपेयर टू इट्स शेडो एट 10 AM, 10 AM से स्टार्ट करना है आपको। द शेडो ऑफ अ टावर एट 4 PM वुड बी, तो शेडो जो होगी इस टावर की 4 PM पर, उसका कंपेरिजन बताना है कि कितने ट्वाइस लॉन्गर आ रही है, थ्राइस लॉन्गर आ रही है, शॉर्ट आ रही है, क्या आ रही है, ठीक है। तो देखो इसका डिफरेंस देखा आपने, 12 बजे आपको पता है कि यहाँ पे कोई शेडो नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल ये पोजीशन है, 2 घंटे का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। और आपको दे रखा है 4 PM, मतलब 12 से 2, यहाँ पर 2 आवर्स, ये जो आपका मतलब शेडो का मतलब लेंथ आएगी वो सेम आएगी इसके बराबर 2 आवर्स के डिफरेंस में, फिर दोबारा 2 आवर्स के डिस्टेंस में ये दोनों बराबर आएगी, है ना। कंपेयर करना था आपको 10 AM से, तो यहाँ पर देखो 2 आवर्स का डिफरेंस, ये हुआ आपका फर्स्ट,
फिर 10 से 2 पे चले, 2 टाइम्स हो गई, उतनी बराबर 2 घंटे में, फिर 2 घंटे में यहाँ पर आ गई। तो 10 से कंपेयर किया तो कितना आ गया, 3 टाइम्स आ गया। इसी को अगर यहाँ लिखा रहता 12 PM लिखा रहता तो यहाँ से कंपेरिजन करते, यहाँ से करते तो कितना आता 1 और 2, सिर्फ 2 टाइम्स। ठीक, इस तरीके से करना है। ये वाला क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। ये वाला भी कर चुके हैं, एवरेज निकालना था इसमें सिर्फ। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, सबसे पहले प्राइम नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ 1 से या फिर खुद से डिविजिबल हो, ठीक है, और किसी से और से डिविजिबल ना हो। तो चेक करते हैं, जैसे प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है, 3 क्या सिर्फ खुद से डिविजिबल है, 7 खुद से डिविजिबल है, इस तरीके से सारे हो गए प्राइम नंबर्स। 9 क्या प्राइम नंबर है, नहीं, 9 को आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 9 से भी डिवाइड कर सकते हो, 1 को भी कर सकते हो, तो इट मीन्स ये नहीं है। प्राइम नंबर्स पता है, चलो अब चेक करते हैं। 183, देखो ये आप 183 जैसे ये तो आप सिंपली कर सकते हो कि यहाँ पर तो ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 18 से भी कट जाता है, 3 भी कट जाता है ना, तो ये मतलब 3 से डिविजिबल है, तो ये तो आपने बता दिया कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब आए 121 पे, तो नंबर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा 11 का स्क्वायर ही होता है, तो ये भी नहीं है, मतलब 11 से भी कट रहा है। अब आए हम 157 पे, ये 10201 पे, यहाँ आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि किससे डिवाइड होगा, ठीक है, मतलब किससे वो आप इसको काट सकते हो। तो किस तरीके से करेंगे आप, देखो अगर ये छोटे नंबर है तब फिर भी आपने इजीली कर लिया। अब यहाँ पर ये आपके पास 10201 5 डिजिट का नंबर आ गया, तो जब भी आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है आप क्या क्या करो कि जो इसका मिड नंबर होता है, मतलब देखो जैसे मान लो 157 है, तो आप ये देखो कि कहीं 15 और या फिर 57, इस तरीके से आप डिवाइड करके देखा करो क्या हो पा रहा है। अगर कुछ भी रैंडम नंबर लिया हमने, 7 ले लिया मान लो, तो ये तो 14 हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर 17 नहीं आता, नहीं हो रहा कहीं भी। इस पर आए 10201, ठीक है, अब इसका मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 102 या 201, तो अब बताओ ये डिविजिबल है क्या। अगर आप 101 से इसको डिवाइड करें तो 101, ठीक है, अब यहाँ पर 1 बचा और 101 लो, ये तो 11 से डिवाइड होगा तुरंत ही, ठीक है। तो इट मीन्स आप इसको अगर बीच इस तरीके से करके देखोगे तो आप मतलब एक अच्छे से जल्दी आइडिया लग सकता है कि वो उससे डिविजिबल है या नहीं। तो इट मीन्स ये भी डिवाइड हो रहा है, बचा आंसर सिर्फ और सिर्फ ये किसी से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो पाएगा, तो ये प्राइम नंबर है। क्लियर, ओके। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में, ठीक है, ये वाला भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। इस पर आते हैं, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल है आपके पास, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मतलब ये वाला और ये बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, P and Q आर पॉइंट्स ऑन AB एंड CD, P and Q आर पॉइंट्स ऑन AB एंड CD respectively such that AP is equal to 1/4B, AP is equal to 1/4 of B, मतलब ये 4 टाइम्स है, मतलब AP का जो डिस्टेंस होगा इसी तरीके से यहाँ पर हो गया, ये 1/4 इसका, AP जो है 1/4 हो गया इसका, और उसी तरीके से DC जो है वो भी 1/4 है, मतलब DQ जो है वो भी 1/4 है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये भी 1/4 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। इतनी बातें आपको पता है। अब आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD टू दैट ऑफ ट्राइंगल OPQ आपको निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, ठीक है। तो एरिया रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसलिए मैंने बोला था फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेक्टेंगल का फॉर्मूला सिंपल हो गया आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, और एरिया ट्राइंगल का होता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यही होता है, ठीक है। चलिए पहले रेक्टेंगल का देखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमें पता है या नहीं पता है। ये आपके पास कंप्लीट रेक्टेंगल, इसका लेंथ देखें, देखो लेंथ अगर मैं देखूँ यहाँ पर कितनी आ रही है आपको, अगर इसको मैंने मान लो x मान लिया, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी x x x x, मतलब 4x हो गई, और ये हाइट कितनी है इसकी यहाँ पर, ये वाला, इसको मान लेते हैं y, और ये दोनों बराबर है, पता है आपको, ये भी ये हो गया y। आगे चले 1/2 बेस देखते हैं, आपको पता है कि ये वाला ट्राइंगल था ना, OPQ ट्राइंगल है ना, OPQ ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया आपको पता करना था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बताओ बेस क्या हुआ, बेस ये वाला पूरा हुआ, मतलब अगर देखो ये वाला जो है ये बेस क्या है आपका, ये y इसके बराबर ही तो है, रेक्टेंगल ही तो है, तो इट मींस बेस आपका हो गया 2y,
और एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी है, हाइट ये हो जाएगा, और हाइट किसके बराबर है, यहाँ देखिए x के बराबर। अब इसको आपको सॉल्व करना है सिंपल, ठीक है। यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 4xy, और यहाँ बचा आपका सिर्फ xy, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जा रहा है मेरे ख्याल से आंसर इसका, यही आ रहा है क्या, एक बार चेक करके बताना। ये गलती कर दी हमने, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब पूछा था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, तो लेंथ आपने बताया 4x, ठीक है, और जो ब्रेड्थ है अगर मैं इसको मान रही हूँ y, तो ये 2y होना चाहिए था ना, मैंने सिर्फ y लिखा है, यहाँ पे 2y होगा, ठीक है। अब इसके बाद ट्राइंगल का तो चलो ठीक है, अब ठीक है। अब इसको सॉल्व किया आपने तो क्या हो जाएगा, ये 2 2, फिर ये y कट गया, और ये हो गया आपका x कट गया, और 4 इंटू 2 8 आंसर आ जाएगा, 8 है आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट, ठीक है, 8 आंसर करेक्ट है। बताइए एक बार, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना 4 नहीं आ रहा प्रीति, देखो 8 आ रहा है ना, यहाँ पर ये 2y नहीं लिखा था, ये 2y है ना, y और y। चलिए आगे देखते हैं। वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ बॉडी इज गिवन इन द डायग्राम बिलो। आपको क्या ये डायग्राम में दे रखा है, यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम दे रखा है, ठीक है। बताना है कि आपको द डायग्राम शोइंग द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज। अब ये देखो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपके पास क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन बताना है आपको, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपका यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है और यहाँ पर टाइम है, और ये ग्राफ इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा ये बताना है। देखो एक्सेलरेशन सबसे पहले देखा यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम है, मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं इसको देखूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब टाइम के साथ अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो अभी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो आपका कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट किस में नजर आ रहा है, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। यहाँ पे तो बढ़ रहा है, गलत, ये भी गलत। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद क्या हुआ, अब वेलोसिटी जो थी वो 0 हो गई, मतलब कांस्टेंट हो गई, ठीक है। मतलब सिर्फ टाइम बढ़ रहा है और कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मतलब स्पीड ही अगर आपकी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन कम नहीं हो जाएगी, इट मीन्स अब अचानक से एक्सेलरेशन हो गई कम, और कम होकर देखो यहाँ 0 पहुंच गई है, अब 0 पर यहाँ तक चल रही है, यहाँ पर भी यही है। तो अभी तक हमें आंसर नहीं मिल पाया ए और बी में से, आगे और देखते हैं। अब क्या हुआ, अब अचानक से फिर से आपने देखा क्या कि टाइम बढ़ रहा है और अब वेलोसिटी स्पीड जो है वो कम हो गई। तो स्पीड अगर कम हो गई है, ऑब्वियसली बात है, स्पीड पहले यहाँ पर क्या थी, कांस्टेंट थी, अब कम हो गई। अब अगर कम हो गई तो एक्सेलरेशन तो और भी कम हो जाएगा, है ना। यहाँ तो बढ़ रहा है, गलत, एक्सेलरेशन और भी कम हो गया, ठीक है। और कम होने के बाद फिर बाद में आपको इसको, चलो ठीक है, और कम हो गया यहाँ पर 0 तक मतलब पहुँच गया। तो ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्टली इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए क्लियर इतना। इस तरीके से देखो कोई भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ग्राफ को कैसे रीड करना है यही मेन मैटर करता है आपको, ठीक है। ग्राफ को समझिए, इजीली आप क्वेश्चंस कर लेंगे। A metal wire is stretched along its length. Another identical wire is heated. The resultant length of the two wires is the same. Which what can be said about the diameters of the two wires? एक मेटल वायर है आपके पास, ठीक है। मेटल वायर को आप क्या कर रहे हो, उसको स्ट्रेच कर रहे हो। एक ऑप्शन आपके पास, एक मेटल वायर है, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, इसको मैंने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। दूसरा आइडेंटिकल यही सेम वायर ले लिया मैंने, अब इसको हीट कर रही हूँ मैं, ये मेटल है, ठीक है, मेटल वायर मेंशन है ये चीज़, इसको मैंने हीट किया तो हीट करने पर भी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक। देखो एक ये मेटल वायर थी हमारी, इसको मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके ये इतनी हो गई। यही सेम मेटल वायर है, इसको मैंने अब हीट किया है, तो हीट होने के बाद भी मतलब ये बोल रहा है कि लेंथ जो है सेम है, लेकिन डायमीटर में क्या फ़र्क आएगा। आप डायमीटर के बारे में क्या कह सकते हो, अगर आपके पास ये मेटल वायर थी, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद इसका जो ये डायमीटर था ये तो कम ही होना है, अगर स्ट्रेच करने पे तो सिंपल कम ही होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको जब स्ट्रेच कर रहे हो तो डायमीटर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये मेटल वायर है, इसको आप हीट कर रहे हो, और आपने ये प्रॉपर्टी ज़रूर पढ़ी होगी कि मेटल वायर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अगर आप हीट करते हो तो ये एक्सपेंड होता है, मेटल जो है वो एक्सपेंड होगी, मेटल एक्सपेंड हो रही है, मतलब डायमीटर इसका अब ज़्यादा है, डायमीटर इसका ज़्यादा होगा, ओके। तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। Both diameters will have reduced equally. Both diameters. Hot wire has larger diameter than the stretched wire.
करेक्ट? बताइए समझ में आ गया? बताइए क्लियर है अभी तक सब कुछ? क्वेश्चन पर आते हैं। देखो फिर से सर्कल का क्वेश्चन है, तभी बताया था प्रॉपर्टीज, इसीलिए बताई थी मैंने आपको। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, दो कॉर्ड हैं और दोनों पैरेलल हैं, लेंथ दे रखी है एक की 8 सेंटीमीटर एक की 6 सेंटीमीटर है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों आपस में जो कॉर्ड है उनका डिस्टेंस जो है वो है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं इसका सेंटर मान लेती हूँ, एक मैंने एक ये कॉर्ड बना लिया और एक मैंने एक ये पैरेलल कॉर्ड बना लिया। आप देखो कंडीशन सेटिस्फाई, दो कॉर्ड दोनों पैरेलल, एक का ये बड़ा है जिसका 8 सेंटीमीटर मान लिया, इसको मैंने 6 सेंटीमीटर मान लिया छोटा, और इनका जो डिस्टेंस है ये कितना है 1 सेंटीमीटर है। ये सारी बातें बताएं हमें, ठीक है? ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या लिखा है? द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर इज, रेडियस बताना है आपको सर्कल का, ठीक है? चलिए इस डायग्राम को दोबारा यहाँ पे लिखती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों कॉर्ड्स हैं आपके पास। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी भी कॉर्ड पर अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हो, है ना, अगर किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर बनाएं तो ये इसको बाइसेक्ट करती है दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब ये और ये पार्ट्स बराबर हो जाएंगे, ये और ये पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी थी, परपेंडिकुलर बनाया मैंने अगर, ठीक है? आपको बताना क्या है? रेडियस बताना है। तो रेडियस देखो कैसे बना सकते हो आप, ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस है, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, ठीक है? अब आ जाओ ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल मानकर चलते हैं, ये वाली ट्राइंगल, ठीक? ये ट्राइंगल लेकर चलें या फिर ये ट्राइंगल लेकर चलो, कुछ भी लेकर चलो। चलो देखते हैं, इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपकी, ठीक है? अगर ये वाला आपका 8 सेंटीमीटर था तो ये 4 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है? पता है हमें। अगर ये वाला 6 सेंटीमीटर था तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी पता है। और इन दोनों का जो डिस्टेंस था ये था 1 सेंटीमीटर, पता था? इतनी बातें पता है आपको, ठीक है? अब यहाँ से बताओ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता लग चुकी है, प्रॉपर्टीज ये देख ली, किसी भी प्रॉपर्टी से पता। अब इसके क्या रेडियस आप निकाल सकते हो, इतने सब कुछ जानने के बाद क्या रेडियस आप निकल सकता है? अब तो कुछ नहीं है, बस आपको वो इक्वेशन बनानी है। देखो कुछ भी नहीं है, अब इक्वेशंस बनाओ खाली। चलो पहले मान के चलते हैं हम ये वाला ट्राइंगल, ठीक है? इसको मैं मार्क कर लेती हूँ पहले, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है? तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, देख लो ए ओ बी कौन सा ट्राइंगल है, ए ओ बी, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई है आपने, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ाई है, ठीक है? तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है, ये आपका रेडियस ही तो है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस अभी नहीं पता मुझको, x मान लिया मैंने इसको, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस ये तो पता है हमें 4 स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर डायरेक्ट लिखते 16, ठीक है? तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन ये मिल जा रही है, ठीक है? वन इक्वेशन। अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल पर, इन ट्राइंगल डी ओ ई, डी ओ ई। चलो इस ट्राइंगल पर देखा, ये वाला क्या है, ये तो रेडियस ही है ना, मतलब आर स्क्वायर ही है। ये वाला लेंथ क्या आपको पता है, इस वाले को तो आपने माना है x और ये आपको पता है, लेकिन ये 1 है, इट मीन्स x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये तो आपको पता है 3 सेंटीमीटर है, 3 स्क्वायर हो गया आपका 9। ये दो इक्वेशंस मिल गई आपको। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, आप बताओ कैलकुलेट कर सकते हो रेडियस है नहीं? अब मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगी, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, मतलब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। देखो एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, निकाल लेना, मेरे ख्याल से 3 आएगी, ठीक है? एक्स की वैल्यू अगर आ गई आपकी, अब क्या सिंपल करना है, एक्स की वैल्यू पुट कर दो और आर निकाल लो। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स 3 आ रहा है, ये हो गया 9 और प्लस हो गया 16, ये आपका हो गया कितना 25 आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और 5 आपका आंसर यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है? सिंपल, मतलब प्रॉपर्टीज पता थी आपको तो आपने अपना इक्वेशन बनाई और कैलकुलेट कर लिया। बताइए क्लियर है इतना? चलिए 2-3 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं ना। तो आपको पूरा 2019 का देखो मैंने पूरा प्रीवियस ईयर आपको करवा दिया, तो आपको अब आइडिया मिल गया होगा, ठीक है? किस तरीके से क्वेश्चंस का अप्रोच करना है।
ग्राफ ए एंड बी डिफाइन द सेम रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स फॉर एक्स वाई ग्रेटर देन 0, मतलब ये ग्राफ है ये ग्राफ है, ये दोनों सेम रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता क्या करना है, देखो यहाँ पर ये वाई दे रखा है, यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यही पता करना है आपको, और ये एक्स दे रखा है। ग्राफ क्या है, यहाँ पर ये जो क्या है डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंट, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें आपने क्या देखा यहाँ पर कि y जो है x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे y कम होते जा रहा है। इट मीन्स क्या पता लगा कि x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y के, ये पता लग रहा है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, y x जैसे जैसे बढ़ रहा है y कम होते जा रहा है कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से आप कैसे लिख सकते हो एक्स वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 या 1 या फिर कोई कांस्टेंट मैंने मान लिया, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको पता लगे एक्स वाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी कांस्टेंट के। अच्छा, अब इस वाले ग्राफ पर आए, यहाँ पर देखा आपने कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है आपका ग्राफ क्या आ रहा है, ग्राफ आ रहा है आपका कांस्टेंट, ग्राफ भी आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक्स वाई ही तो आना चाहिए, ठीक है। बस इस तरीके से सिंपली करना है, कुछ ज़्यादा इसमें मैथ्स लॉजिक था ही नहीं। देखो ये क्या क्वेश्चन आपका है, द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड टू बी दिस, ओके 3.4587 प्लस माइनस 0.0022, ठीक है। Now which one of the following is appropriate representation of the result taking the errors in account, मतलब इसका appropriate representation कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करो, दो वैल्यूज बन सकती हैं, या तो प्लस कर दिया इसमें 3.4587, या तो आपका हो सकता है प्लस 0.0022, या आपका क्या बन सकता है, इसको माइनस कर दिया 4587 0.002 और 2 माइनस कर दिया, दो वैल्यूज बन जाएंगी यहाँ से सिंपली, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया, ये दो वैल्यूज बन रही हैं। अब इनको क्या करते हैं, दो डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं। इसको देखा यहाँ पर क्या 3.460 है, जिसको सिंपली आप लिख सकते हो 3.46 है ना, दो डेसिमल प्लेस तक मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर देखा, यहाँ पे क्या 3.45 और यहाँ पर 6 है, इट मीन्स आप इसको बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 3.46, दोनों सही, मतलब आपको देखो अप्रोप्रिएट, दोनों से क्या मिल रहा है, एक ही आंसर मिल रहा है 3.46 वाला, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सिंपली बस इतना ही करना था इसमें, ओके। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर में है, एक नहीं 3-4 में मैंने देखा है, ठीक है। तो मैं एक आपको ये बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी तक क्लियर है, मुझको बताइए जल्दी से एक बार, मेरे को बताओ अभी तक सारे क्वेश्चन क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द क्रॉस सेक्शन अलॉन्ग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट आर सर्किल एंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ऑब्जेक्ट इज, पहले तो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, पहले तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं द क्रॉस सेक्शन अलॉन्ग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, कोई एक सॉलिड है, कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या है यही पता करना है आपको, वो कोई ट्रांकेटेड कोन है, सिलेंडर है, रोम्बॉइड है या फिर क्यूब है, ठीक है। एक कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है आपके पास, और आप इसको क्या कर रहे हो, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसको कट कर रहे हैं, ठीक है। और उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब परपेंडिकुलर कट करने के बाद म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या हुआ, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इनका जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, एक क्रॉस सेक्शन आपका क्या आ रहा है, सर्किल मिल रहा है, और आपको एक स्क्वायर मिल रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि वो जो सॉलिड था वो सॉलिड कौन सा था। चलिए, ट्रंकेटेड कोन क्या होता है, देखो कोन तो ये होता है, ठीक है। ट्रंकेटेड कोन क्या होता है आपका, इस तरीके से होता है, ये हो गया आपका ट्रंकेटेड कोन, मतलब बीच में ऐसे से काट दिया तो ये हो गया ट्रंकेटेड कोन। अब क्या बोला है आपसे, ये कौन है आपका, ठीक है। इसको क्या किया आपने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट कर रहे हो, मतलब यहाँ से कट करा एक और एक यहाँ से कट करा। तो कट करने के बाद आपको इसको एक तो सर्किल मिलेगा और एक क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। तो बताओ यहाँ पर अगर आपने इसको कट करा, अब अगर यहाँ से कट करें, बीच से कट किया, अगर मान लो जैसे मान लो ये ट्रंकेटेड कोन है, यहाँ से कट करा तो ये सर्किल तो मुझे मिल जा रहा है ना, लेकिन ये स्क्वायर तो कहीं से नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा, गलत ऑप्शन। सिलेंडर अभी बाद में समझते हैं। रोम्बॉइड है, फिर से आपके पास क्या है, रोम्बॉइड पता है, रोम्बस टाइप होता है, ठीक। इसको भी अगर आप कट करोगे तो रोम्बस मतलब ये कुछ स्क्वायर टाइप इस तरीके से करके होता है ना आपका, जो भी ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर आपने कट करा तो यहाँ पर आपको स्क्वायर तो मिल जाएगा, लेकिन आपको सर्कल तो कहीं भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। अब बचा आपके पास क्यूब, क्यूब से तो मतलब ठीक है, इसके
सिमिलर है क्यूब और रोम्बॉइड, ठीक है। तो क्यूब से भी आपको क्या मिल जाएगा, कट करोगे तो स्क्वायर मिलेगा, लेकिन सर्कल कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर इतना ही पता लग गया तो आपको आंसर यहाँ पर पता लग जाना चाहिए कि सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर किस तरीके से है एक बार देखते हैं। 1 मिनट रुकना, मैं बताती हूँ आपको सिलेंडर कैसे होगा, ठीक है। ये एक रैंडम पेपर ले लिया मैंने, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है आपका, ठीक है, ये हो गया सिलेंडर। अब सिलेंडर को कैसे कट करना है आपको, एक इस तरीके से परपेंडिकुलर और एक इस तरीके से परपेंडिकुलर। अगर आपने इसको देखो यहाँ से इस परपेंडिकुलर से कट करा, इसको अगर कट करोगे तो सर्कल मिल जाएगा ना, एक मतलब सर्कल मिल रहा है। अब क्या किया आपने, इसको यहाँ से कट किया एक परपेंडिकुलर। अगर यहाँ से इसको कट कर दोगे तो कट करने के बाद ये खुल गया, और खुलने के बाद ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो इट मीन्स आपको यहाँ से कट करने में एक तो सर्कल भी मिल रहा है और आपको स्क्वायर भी मिल रहा है, तो आंसर आपका यहाँ पर इसलिए सिलेंडर करेक्ट था। बताइए मुझको, क्या आपको सब क्लियर हो गया, बिल्कुल जल्दी से मुझको बता दो, क्या क्लियर है सब अभी तक, कोई कंफ्यूजन किसी आंसर में, जल्दी बताइए क्या सब क्लियर है। एरर वाला क्वेश्चन, इसमें तो कुछ भी नहीं था, बस ये दे रखा है ना कि दिस प्लस माइनस 2 हो सकता है, तो बेस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट क्या हो सकता है। तो एक तो आपने क्या कर दिया, प्लस 0.002 कर दिया, एक माइनस कर दिया, ये दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। और आपको बस राउंड ऑफ करना है इसको 2 डेसिमल प्लेस तक, और दोनों को जब आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो आपको एक ही वैल्यू मिल रही है, देखो 3.46, यही आंसर है। बस इतना ही था इसमें तो। अब बताइए सारे क्वेश्चंस क्लियर है सब, ओके, सब समझ में तो आया, इतना बता दो जल्दी से, है ना। जितना भी बताया आपको मैंने एप्टीट्यूड में, जितनी भी आपकी 4 क्लासेस हुई उनमें सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई डाउट, ओके क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। और बस तो फिर आज की आप ये लास्ट क्लास है एप्टीट्यूड की, वैसे भी आपका टाइम तो बचा नहीं है, 2 दिन बचे हैं सिर्फ, एग्ज़ाम ही है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम और अच्छे से करिएगा।